हिस्से में आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम चर्चा करेंगे उद्योग और उसमें जो क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है एमएसएमई का, वो किस तरह से मदद करता है। सो लेट्स बिगिन विद अ क्विक रिकैप एज वी ऑलवेज डू। जैसा कि हम हर रोज एक छोटे से रिकैप से शुरू करते हैं, दोहराते हैं कि क्या हमने पिछले दिन में सीखा था, उसके बाद आगे का स्टेप करते हैं। सेम प्रोसेस से आज हम फिर से इस सेशन की शुरुआत करेंगे। So thanks a lot for those who have already joined this particular session. I would request you to promote this further so that others who regularly watch this particular season can join this particular session. जो यहाँ हर रोज देखते हैं और आज आ चुके हैं, उन्हें अनेक धन्यवाद स्वाधीन की तरफ से। और जो हर रोज आते हैं लेकिन अभी भी कनेक्ट नहीं हुए हैं, कृपया अपने फ्रेंड्स, फैमिली सब में ये प्रमोट कीजिए। और अब स्टार्ट करते हैं कल के कुछ छोटे से रिकैप्स के साथ। तो पहले हमने समझा कि क्लस्टर काम कैसे करता है। सो इट कंटेन्स अ सेंट्रल यूनिट एंड इट इज सराउंडेड विथ स्मॉलर ग्रुप्स और स्मॉलर यूनिट्स। एक सेंटर यूनिट होता है, वहां एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर को हम हार्ड इंटरवेंशन के अंदर कॉमन फैसिलिटी सेंटर भी कहते हैं। यहाँ पे मेजर ऑपरेशंस और डिसीजंस लिए जाते हैं, which helps in guiding and providing direction to the groups. यहाँ पे मेजर डिसीजंस और ऑपरेशंस की जाती हैं, और इन मेजर डिसीजंस और ऑपरेशंस को फैसिलिटेट करने के लिए अपना रोल जो सपोर्टिंग ग्रुप्स हैं वो करते हैं। जैसा कि हमने समझा भी था कि सपोज विजन और मिशन तैयार किया जा रहा है, द ग्रुप इज वर्किंग ऑन प्रिपेयरिंग इट्स विजन एंड मिशन, तो वो डायरेक्शन यहां से आएगा। द डिसीजन ऑफ टॉकिंग अबाउट विजन एंड मिशन विल इमर्ज फ्रॉम सेंटर यूनिट। पर रेगुलर मीटिंग्स कहाँ की जाएंगी? रेगुलर मीटिंग्स ग्रुप्स में कराई जाएंगी जो कि क्लस्टर के आसपास हैं। वहां पे फिर इनको फैसिलिटेट किया जाएगा और हेल्प किया जाएगा मिशन एंड विजन बनाने में। तो ये एक मेरा डिसीजन है। यही अगर मेजर एक्टिविटी के सेंस में देखें तो सपोज मास प्रोडक्शन करना है, मास प्रोडक्शन करना है और प्रोडक्शन को स्केल अप करना है। इसका मतलब रॉ मटेरियल भी चाहिए। तो सपोज जैसे अमूल अपना प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है, तो रॉ मटेरियल का डिमांड भी बढ़ेगा। ये रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा? जो किसान है वो जमा करेंगे एक्स्ट्रा, और इसको कलेक्ट करेंगे और फिर प्रोवाइड करेंगे मेन सेंटर यूनिट को, जहां पे ये मास प्रोडक्शन होगा, प्रोसेसिंग होगा। इसके बाद हमने समझा कि जब हम ग्रुप के साथ काम करते हैं, सो द ग्रुप चेंजेस बिफोर इट फाइनली रीचेस ऑपरेशनल स्टेज, एंड it changes in terms of knowledge, it changes in terms of behavior. उसने क्या सीखा और क्या वो ज्ञान है उसका, वो भी बदलेगा और उसके व्यवहार में भी बदलाव आएगा। तो मेजर 3 सेगमेंट में हमने इसको डिवाइड किया है कि सबसे इनिशियल स्टेज होगा ग्रुप मोबिलाइजेशन, जहां पे ग्रुप बहुत ही रॉ स्टेट में होगा, एक दूसरे को जानता नहीं होगा, परिपक्व नहीं होगा और उसे ज्ञान नहीं होगा। तो इसका मतलब इस जगह पे हमें कोशिश करनी है कि एमएसएमई के बारे में समझाना है, क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में समझाना है, और साथ में ये समझाने में कि ग्रुप बेस्ड एंटरप्राइज आखिर काम कैसे करती है। And when people get idea of the whole project, then the group is ready to move towards second stage, जहां पे
आप बहुत सारी चीजें एंटरप्रेन्योरल स्किल्स सिखाएंगे। ये स्किल्स सिखाने के समय उनको बिजनेस भी रियलाइज होगा कि किस तरह का आने वाला बिजनेस होगा, उस तरह के बिजनेस को करने के लिए हमें क्या क्या रोल प्ले करना होगा, वो रोल का डिवीजन कैसे होगा, उसके बाद उन रोल्स को लेके अलग अलग डिसीजंस लिए जाएंगे, डिस्कशंस होंगे। फिर बार बार टीम जो है, सपोर्टिंग टीम सामने आएगी, कुछ लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, वो ग्रुप छोड़ देंगे, तो बहुत बार रीऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है। तो जिस समय वो एंटरप्रेन्योरल स्किल्स सीखेंगे या जिस भी इंडस्ट्री या सेक्टर का काम कर रहे हैं उसको बढ़ाना चाहते हैं या काम कर रहे हैं उसके बारे में सीखना चाहते हैं, तो छोटे छोटी चीजें जैसे जैसे सीखेंगे वो डिसीजन लेना स्टार्ट करेंगे और डिसीजन लेने के लिए डिस्कशन करेंगे तो बहुत बार ग्रुप में डिवाइडेड जो है वो ओपिनियंस क्रिएट होंगे, ओपिनियंस डिवाइडेड क्रिएटेड होंगे तो नेचुरली धीरे धीरे करके ग्रुप में फिर से बदलाव आएगा। सो at this particular stage, at the second stage, when the group is trying to learn things, it will change in terms of its behavior, in terms of its knowledge, because the group will start knowing about the minute details of project, and after knowing there might be instances when few people might agree to it while others may leave the group itself. So we are going to witness lots of discussion, lots of meeting, lots of planning, and maybe organization and reorganization in some cases. इसके बाद ये प्रोसेस करते 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 एक स्टेज ऐसा आएगा जब हर किसी को क्लियर हो जाएगा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। आई एम द वन who can handle this particular department and this particular responsibility, and it will be my sole purpose to support the team by doing so. ये इंस्टेंस जब आना स्टार्ट होगा तो कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे, एक सिंगल पर्पस के लिए काम करेंगे और ग्रेजुअली शिफ्ट हो जाएंगे थर्ड स्टेज में जहां पे वो एज अ टीम इमर्ज होना स्टार्ट करेंगे। So for a team to work effectively, first they will try to understand how we are going to work on a common purpose even while having differentiated responsibilities. हम अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग डिपार्टमेंट को ध्यान में रखते हुए भी कैसे कंपनी के एक कॉमन पर्पस के ऊपर काम करेंगे। और ये धीरे धीरे जब डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होंगी और बिजनेस जैसे जैसे इमर्ज करेगा, स्केल अप करेगा, तो नए नए सिस्टम्स भी आएंगे, जैसा कि कल मैंने एग्जांपल लिया था अकाउंटिंग सिस्टम्स। अकाउंटिंग को उसको दोबारा नहीं सीखना है, जो कंसेप्ट वो हो सकता है बिजनेस के स्टार्टिंग में जब बहुत ही छोटे स्केल पे काम कर रहा था और उस समय दे वर यूजिंग नोटबुक्स टू वर्क ऑन थिंग्स, टू मैनेज थिंग्स फाइनेंशियल, वहीं वो ग्रुप कॉपी में लिखना छोड़ के कंप्यूटर पे काम करने लगे, बिकॉज it has scaled up, the business has gone up and it requires certain changes in the system. तो सिस्टम तो एस्टैब्लिश होंगे ही, साथ ही साथ उसमें बदलाव भी आएगा। तो ये समझना है कि ग्रुप को साथ लाने से क्लस्टर नहीं बन जाता है, ग्रुप को एक बेसिक फ्रेमवर्क समझ में आना चाहिए स्कीम का, ग्रुप बेस्ड एंटरप्राइज का, साथ में उनकी धीरे धीरे कैपेबिलिटी डेवलप होनी चाहिए उसको लेके काम करने का, तब जाके हम बोल सकते हैं कि क्लस्टर मेरा अब फॉर्म हुआ है। नेक्स्ट हमने समझा कि क्या क्या चीजें एक एक स्टेज में ध्यान में रखने की है। जैसे मोबिलाइजेशन के स्टेज में बड़ा ही सेग्रीगेटेड सब कुछ रहेगा, हर गांव में अलग अलग ग्रुप रहेगा, एक गांव के लोग दूसरे गांव के लोग को जान भी सकते हैं, नहीं भी जान सकते हैं।
या हो सकता है सिर्फ पहचान हो, दोस्ती ना हो। तो इस स्टेज में क्या होता है कि धीरे धीरे जब मीटिंग्स होती हैं, डिस्कशंस होती हैं एमएसएमई के बारे में, ग्रुप के बारे में, और धीरे धीरे आप बढ़ने लगते हैं सेकेंड फेज की तरफ, तो उस ट्रांजिशन फेज में आपको एक ग्रेजुअल सेडिमेंटेशन भी होगा ग्रुप का। सो यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस sedimentation in the group as the project moves from group mobilization stage to group's critical learning stage. So, as and when they start understanding the concept of the project, about the scheme, and how they are going to function in a group, and gradually they start moving towards learning things minutely, that's the phase, that's the transition phase, जहां पे आपको अलग अलग ग्रुप में लोग मिलेंगे। फर्स्ट विल बी एक्टिव वॉलंटियर्स, जो कि बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे एंड दे विल ट्रस्ट द आइडिया ऑफ द प्रोजेक्ट। सेकेंड होंगे डोरमेंट सपोर्टर्स, हु मे नॉट बी पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली, पर उनमें हिडन टैलेंट्स है जो कि धीरे धीरे ग्रेजुअली वो इंट्रोड्यूस करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेंगे और एक्टिव लीडर्स के साथ एक जॉइंटली पॉजिटिवली ग्रुप बनाएंगे। इसके साथ साथ एक सेट ऐसा भी होगा जो कि न्यूट्रल लोगों का होगा, ना सपोर्ट करने में उनका कोई वो होगा एक्टिव रोल, ना तो सपोर्ट नहीं करने में कोई एक्टिव रोल रहेगा। तो ऐसे लोग ग्रेजुअली या तो आपके साथ आ सकते हैं या अलग जा सकते हैं। सो आइडियली जो आपको सपोर्ट नहीं करते हैं या अभी भी डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि किस हिस्से में जाना है, सपोर्ट करने वाले लोगों के या नहीं सपोर्ट करने वाले लोगों के, ये धीरे धीरे आपके साथ आएंगे। इसके बाद क्रिटिकल लर्निंग फेज में बहुत सारे आपके बिहेवियरल चेंजेस दिखेंगे, जैसे कि ग्रुप शायद जो एक दूसरे से को चेहरे से पहचानता था या नहीं पहचानता था, वो पहचानने लगेगा एक दूसरे को, बात करने लगेगा, दोस्ती बढ़ने लगेगी, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। और वहीं जो एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स है वो भी सीखेंगे और उसमें अपना बार बार सीखते सीखते प्रैक्टिस करते करते वो उसके कंसेप्ट को समझेंगे। इसके बाद लास्ट स्टेज जब पहुंचेगा तो यहाँ सिस्टम्स की बात की गई और डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। और बिहेवियरल चेंज क्या आएगा? बिहेवियरल चेंज ये आएगा कि लोगों को सोशल और प्रोफेशनल बाउंड्रीज क्लियर कट समझ में आएंगी। सोशल बाउंड्रीज मतलब जैसे कास्ट को लेके डिफरेंसेस हैं, लेकिन जब वो बिजनेस को लेके के साथ काम करने आते हैं तो ऑफिस के अंदर उन डिफरेंसेस को नहीं लेके आते हैं। तो इस तरह के चेंजेस विटनेस आप करेंगे। So, as we were discussing yesterday, today we will start with the topic of understanding how is the rural lifestyle and how that lifestyle helps in acquiring certain traits required for entrepreneur. कुछ ऐसे गुण जो एक उद्योगपति में होने चाहिए, ये जो ग्रामीण शैली है, जीने की शैली है, इससे कैसे आ सकती है और कैसे फायदे में इसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे पहली चीज समझे कि इकोनॉमिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती है, इकोनॉमिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती है, तो जो भी खेती की जा रही है वो मैक्सिमम केसेस में ऐसे भी हो सकते हैं कि सिर्फ खुद का खाना हो जाए उसके लिए किए जा रहे। तो जो आपके पास रिसोर्सेज हैं या आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर है वो शहर की तरह नहीं है कि जहां आप सोचेंगे कि मेरे पास इतना कुछ है, इसको आगे तक कैसे बचाएं। सो इंश्योरेंस जो है वो उनका कंसर्न नहीं है, बिकॉज दे डोंट नो वेदर दे वुड बी एबल टू सस्टेन नेक्स्ट डे इन देयर लाइफ और नॉट। वो
अगर किसी स्थिति में जैसा एग्रीकल्चर का स्टेट है, जैसा कृषि की स्थिति है, अगर वो कृषि की स्थिति विकास नहीं करती है, तो उनको ये भी नहीं मालूम है कि अगले सुबह घर में खाना कैसे आएगा, हम लोग जिंदा कैसे रहेंगे। तो वहां पे क्या होता है कि आप डिसीजंस बहुत क्विक लेने लगते हैं, जैसा सिनारियो हो उसके हिसाब से आप रिएक्ट करते हैं, जो कि एक अच्छा गुण है एंटरप्रेन्योर के अंदर। और इसको इफेक्टिवली विथ प्रोसेस जब वो सीखते सीखते अप्लाई करेंगे, तो धीरे धीरे ये भी टेंडेंसी डेवलप हो सकती है कि क्विक डिसीजंस ऐसा कौन सा लें जो कि लॉन्ग टर्म मेरे को सपोर्ट करे। सो for them it's very natural to decide instantly, instinctively, because of the kind of lifestyle they follow, because of the kind of environment they are sustaining each day. They develop habit of taking decisions on a very instinctive manner. So that can be really helpful asset for any entrepreneur if trained and utilized in a proper manner. By proper manner I mean taking quick decisions which can have long term effects. ठीक है। इसके साथ साथ आप देखें कि महिलाओं में, स्पेशली इन वुमेन, उनको घर की भी जिम्मेदारी होती है, एग्रीकल्चरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और इस तरह से उनमें एक ट्रेट, एक गुण मल्टीटास्किंग का आ जाता है, which can be a great asset for any entrepreneur, because you need to manage plethora of things. आपको एक समय पे बहुत सारी चीजों को मैनेज करना है। तो वैसे में अगर किसी को नेचुरल आदत है 3 से 4 चीजों को एक साथ में एक समय में मैनेज करने की, then this can work as an asset. ये आपके लिए बहुत बड़ा वरदान है। इसके बाद एक और चीज समझने का है, यूजुअली द स्टीरियोटाइप इज दैट for any person who has lived in urban area, studied in urban regions, and has gone for promoting such projects in a rural area, so he goes there with a stereotype. आप जो शहर में पढ़े हैं और शहर में पढ़ाई करने के बाद गांव में गए, ऐसे लोगों में एक स्टीरियोटाइप होता है, एक धारणा होती है कि मुझे ही ज्यादा आता है क्योंकि सामने वाला इंसान तो पढ़ा लिखा नहीं। But the thing that you need to appreciate is that you have not studied anything different. Conceptually, you have studied the same thing that a person living in rural area experience every day. Only difference is he doesn't understand those things in technical terms, while you are aware of the technicalities. For example, आपको घड़ी अगर देखना है, आप शायद अपने मोबाइल में देख लें टाइम क्या हो रहा है, या रेस्ट वॉच का यूज करें, वॉल क्लॉक का यूज करें। वहीं किसान जो सुबह से खेत में काम करता है, he can determine approximate time of the day by experiencing the intensity of sunlight or by observing the shadows at different part of the day. तो एक किसान भी टाइम का उसको अंदाजा है, लेकिन उसको अपने तरीके से अंदाजा है। वो शायद सूरज की रोशनी कितनी कड़ी है इससे अंदाजा लगा सके, या जो परछाई है उसकी खेत में काम करते समय वो कहाँ गिर रही है, किस तरह से पड़ रही है, इससे। तो टाइम के बारे में वो भी जानता है, आप भी जानते हैं, लेकिन आप हो सकता है ये जाने कि सेकंड क्या होता है, मिली सेकंड क्या होता है, उसको बस मतलब है कि इतने बजे इतने घंटे हुए ये।
मौसम, मौसम, for us to speculate weather conditions we need a mobile app. हमारे जैसे लोग को वो ये पता लगाने के लिए कि मौसम आने वाले समय में कैसा होगा, हमें एक मोबाइल ऐप की जरूरत होती है। पर किसान को समझ में आ जाता है कि किस सीजन में बारिश कब होती है और किस दिन बारिश होने वाली है। तो क्या है कि कंसेप्ट सेम है। हो सकता है आप टेक्निकलिटी समझें कि ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, प्रेशर डिफरेंसेस हैं, इसलिए बादल क्रिएट होंगे, वो टेम्परेचर डिफरेंसेस क्रिएट होंगे, फिर बारिश होगी। उसको समझ में आता है वही सेम चीज अपने एक्सपीरियंस से। टेम्परेचर वो एक्सपीरियंस करता है, ह्यूमिडिटी अपने स्किन पे एक्सपीरियंस कर रहा है, फिर उसको जनरेशन टू जनरेशन बाहर काम करने का आदत है, तो ग्रेजुअली वो सेम कंसेप्ट को अपने तरीके से सीखता है, जो कि एक्सपीरियंस से इवॉल्व है। और आप सेम कंसेप्ट को वहां टेक्निकल टर्म्स में जानते हैं, क्योंकि आप उस चीज को टेक्निकली सीखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक बहुत अच्छा ट्रेड है। सो गोइंग विद द माइंडसेट that they won't be able to understand things or develop entrepreneurial skills in terms of marketing, in terms of accounting, is completely false. You are carrying a very false notion about your stakeholders. इसलिए ये ध्यान रखें कि आप उन concepts को develop कर सकते हैं उनके अंदर उनके जैसे examples को लेकर। For example, suppose you need to train them on various kinds of bank accounts. ठीक है, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन की ट्रेनिंग भी गांव वगैरह में कराई जाती है। तो आप उसको जाएंगे, आप पढ़िएगा फाइनेंशियल इंक्लूजन, आप पढ़िएगा टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट। आप जब पढ़ने जाइएगा सेविंग बैंक अकाउंट्स, तो होगा कि भाई ये ऐसा अकाउंट है जिसमें आप जब चाहे पैसे डाल सकते हैं, जब चाहे निकाल सकते हैं, इंटरेस्ट रेट कम होता है। ये टेक्निकली आप पढ़िएगा। फिर सेम चीज आप हिंदी में जाके या जो भी लैंग्वेज उस रीजन में यूज होता है सेम चीज बोलिएगा। पर अगर इस तरह से आप उनसे बात कीजिएगा तो उनका कंसेप्ट नहीं डेवलप होगा। यही चीज अगर ऐसे समझाया जाए, दैट कंसिडर सेविंग बैंक अकाउंट्स एज योर वाटर टैंक। आपके घर में जो बाहर पानी जमा करने की टंकी है, उसके तरह सेविंग बैंक अकाउंट को समझो। So when you need water, you draw water from that tank and you use it. When you don't require it, you save water in that tank. आपको जब जरूरत है तब आप अपने घर में बने वाटर टैंक से पानी का इस्तेमाल करेंगे, जब जरूरत नहीं है तो आप उसमें जमा करेंगे। सो एसेंशियली आप सेविंग बैंक अकाउंट समझा रहे हैं, बट translation of technicalities which you have read in English language isn't going to help. तो आपको अगर उनके एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स डेवलप करना है, उन कंसेप्ट्स को समझाना है, तो आपको उनसे जुड़े लाइफस्टाइल को समझना होगा। और इसलिए ग्रुप मोबिलाइजेशन स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम बात कर रहे थे रैपो बिल्डिंग, आपका पार्टिसिपेशन उनके एक्टिविटीज में, समझना कि वो कैसे रहते हैं, कैसे अपने दिनचर्या बिताते हैं, वहीं से आपको ये एग्जांपल्स मिलेंगे कि कैसे किसी एक चीज को जिसको मैंने टेक्निकल टर्म्स में पढ़ा है उसको ऐसे कंसेप्ट में समझाएं जो उसको समझ में आ सके। सो अ स्ट्रॉन्ग ट्रेट of having entrepreneur is understanding concepts before they start understanding skills and applying them. जो उन्होंने सीखा है, जो भी स्किल एक्वायर किया है, उसको सीखने के लिए जो समझ होनी चाहिए, जो ज्ञान होना चाहिए, वो उनको उनके तरीके से समझाना होगा। और
उनके तेरे पास कंसेप्ट होता है, आपको बस उसको डेवलप करना है। एक और ट्रेड एग्रीकल्चर का से ही रिलेटेड है। प्राइमरी स्कूल्स मैक्सिमम विलेजेस में एग्रीकल्चर होता है, एंड वी विटनेस क्रॉप फेलियर्स क्वाइट ऑफन और क्रॉप वेस्टेज। ऐसा देखने को मिलता है कि क्रॉप हुआ ही नहीं बिकॉज ऑफ रेनफॉल, या अगर क्रॉप हुआ भी तो उसको प्राइस सही से नहीं मिल रहा था, दाम सही से नहीं मिल रहा था, और उसने जो भी उपज हुआ था उसको फेंक दिया या वेस्ट कर दिया या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये कॉमन फेनोमेना फार्मर्स। सो दे हैव लर्नड द आर्ट ऑफ एक्सेप्टिंग फेलियर्स एंड गोइंग अहेड इन लिविंग देयर लाइवलीहुड्स। उन्होंने ये कला सीख ली है, जहां अगर वो सफल नहीं होते हैं तो भी वो आगे बढ़ सकते हैं, आगे जी सकते हैं। That's a trade. That is a kind of trade which is rarely found in entrepreneurs, and it takes time for them to acquire that trade. वो समय लगता है किसी भी शहरी एंटरप्रेन्योर को सीखने में, फेलियर को एक्सेप्ट करने में, फिर आगे काम करने में। ये चीज आपको ग्रामीण इलाकों में नहीं मिलेगा। और लास्ट चीज कि एग्रीकल्चर में हमेशा वो एक्सपेरिमेंट भी करते हैं कि क्रॉप का प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाना है। क्रॉप अगर आज धान लगा रहे हैं तो कल कौन सा लगाएंगे। अगर धान और तिलहन दलहन मतलब राबी और खरीफ सीजन के बीच में कुछ लगा सकते हैं तो वो भी लगाएं। सो दे हैव टेंडेंसी टू एक्सपेरिमेंट, सो फेलियर डजंट स्टॉप देम, it forces them, it motivates them to experiment even more. अगर उनको दाम धान का अच्छा नहीं मिला तो हो सकता है वो कपास की खेती करने लगे, कॉटन की खेती करने लगे। तो इस तरह के जो डिसीजंस हैं, इस तरह के जो एफर्ट्स हैं, इस तरह के जो कंसेप्ट्स हैं, ये उनको हेल्प करता है एक्सपेरिमेंट करने में, which can be a great trade for an entrepreneur. Now, let's try to understand use of certain exercises to facilitate group development. हम कुछ अलग अलग क्रियाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि हमें उस समूह को विकास करने में, उस समूह को विकास करने में मदद करेगा। और ये अलग अलग स्टेज में, जिस तरह से हमने ग्रुप डेवलपमेंट के स्टेजेस को समझा है, उसी तरीके से हम समझेंगे कि अलग अलग एक्सरसाइज अलग अलग स्टेजेस में कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेज ऐसा होगा जबकि आपका प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। इस समय सबसे बड़ा चीज जो होता है, रोल जो आपको प्ले करना है, वो है रैपो बिल्डिंग का। अब ये जो रैपो होगा ये इंस्टीट्यूशन और उससे जुड़े हुए लोगों के साथ डेवलप होगा। एग्जाम्पल विद गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव्स। आप जिस भी गांव में काम कर रहे हैं उसके बारे में गांव के ग्राम पंचायत के लोगों को मालूम होना चाहिए। The block executives need to know about it, and it has to start with block development officer. BDO से स्टार्ट होनी चाहिए, उसको मालूम होनी चाहिए। ब्लॉक के अंदर जो बाकी आपके काम से जुड़े हुए डिपार्टमेंट्स हैं उनको मालूम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ लाइवलीहुड प्रोजेक्ट। आप एक एग्रीकल्चर रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो इसके बारे में सबसे पहले तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को मालूम होना चाहिए, और साथ साथ में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को मालूम होना चाहिए। हो सकता है आप डैम को यूज करना चाहते हैं एक्वाकल्चर करने के लिए, तो इरिगेशन डिपार्टमेंट जैसे जगहों पे भी वो चीज मालूम होनी चाहिए। तो इस तरह से जो आपसे रिलेवेंट डिपार्टमेंट्स है उनको मालूम होना चाहिए, साथ में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को मालूम। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट
कलेक्टर को तो मालूम होनी ही चाहिए, साथ में आपको रिपोर्ट करना चाहिए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिसर को, क्योंकि प्लानिंग ऑफिसर को मालूम होता है कि किस किस तरह के प्रोजेक्ट्स की जरूरत है डिस्ट्रिक्ट में, और वही सेट करता है पॉलिसी। तो इसलिए उसके साथ आपको मिलके काम करना है। तो यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव्स के पास और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो कंप्लीटली फोकस्ड आपके साथ नहीं है, पर उनके साथ रैपो तो बनाना जरूरी है। तो मीटिंग्स जो है रेगुलर कीजिए, मिनिमम कीजिए। मतलब यू कैन ऑप्ट फॉर अ मंथली मीटिंग और मे बी वीकली मीटिंग, जहां पे आप यू डिस्कस थिंग्स विद देम एज वेल एज रिपोर्ट देम अबाउट प्रोजेक्ट अपडेट्स, जहां पे आपको रिपोर्ट भी करना है प्रोजेक्ट में जो भी अपडेट हो रहा है उसके रिगार्डिंग, और साथ में मीटिंग्स रेगुलर फ्रीक्वेंसी पे सेट कर लेना है, मंथली एक बार, महीने में एक बार, या सप्ताह में एक बार आप उनके साथ जाके मिल सकते हैं। इसके बाद एकदम ग्रास रूट पे आए कि जहां आप गांव में काम कर रहे हैं, तो उस गांव से रिलेटेड जो भी ग्राम पंचायत है वहां के लोगों में इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा। ये लोग ही आपको मदद करेंगे गांव के अंदर एंट्री लेने में। सो योर एंट्री पॉइंट इज गोइंग टू बी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव्स और मेंबर ऑफ सच गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, जैसे विलेज लेवल ऑफिसर। हर ग्राम पंचायत के अंदर विलेज लेवल ऑफिसर होता है, वीएलओ, जिसके पास बहुत सारी जानकारी होती है जो कि आपको उस गांव को समझने में भी मदद करेगी। और साथ ही ये विलेज ऑफिसर आपको उन लोगों से भी मिलवा सकता है जो कि गांव में इन्फ्लुएंशियल है। इकोनॉमिकली हो सकता है, सोशली हो सकता है। इकोनॉमिकली जैसे जिनके पास ज्यादा जमीन वगैरह है, या जिनका पॉलिटिकल कुछ बैकअप है, या सोशली इस तरह से कि हो सकता है कि वो एक बहुत रेस्पेक्टेबल काम करते हो, आर्मी में हो, है ना, या टीचर हो, ऐसा काम जो कि बाकी लोग गांव के ना कर पाए हो, या शायद उसने सबसे पहली बार किया हो पूरे गांव में। तो इस तरह के लोगों की इज्जत काफी होती है, और ये लोग इन्फ्लुएंशियल ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पे आपको उसके साथ दोस्ती बनानी होगी, टाइम स्पेंड करना होगा ऐसे लोगों के साथ, प्रोफेशनल काम के लिए भी और साथ में कैजुअल। मतलब आप ये नहीं कि गांव गए और फिर बोल रहे हैं कि अच्छा वीएलओ से मिलना है, फिर वीएलओ से आप एम्प्लॉयमेंट डेटा लिए, उसके बाद बोल रहे हैं चलिए मेरा और भी काम है जाते हैं। नहीं हो सकता है कि वीएलओ आपको बोले कि सर चाय करना है, या चाय चलिए साथ में पीते हैं, नाश्ता करते हैं, तो आप जाइए, आप दुकान तक जाइए, वहां पे भले बोल दीजिए कि इच्छा नहीं है, लेकिन वो जब कंज्यूम कर रहा है साथ में रहिए, फिर धीरे धीरे ये प्रोसेस और अच्छा। दूसरी बात कभी कभी ऐसा होता है, कि आप उन इंस्टीट्यूशंस और उन इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए लोगों के पास भी जा सकते हैं जो कि आपके प्रोजेक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर वर्किंग ऑन अ लाइवलीहुड प्रोजेक्ट एंड यू नीड मेजर वुमेन पार्टिसिपेशन। आप एक लाइवलीहुड प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जीविका के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन वहां आपको ज्यादा हिस्सेदारी, भागीदारी चाहिए गांव की महिलाओं को। आपको महिलाओं को मोबिलाइज करना है। अब महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा कांटेक्ट में कौन लोग आते हैं? एएनएम, आंगनवाड़ी वर्कर्स, ठीक है, इस तरह के लोग। तो एएनएम और आंगनवाड़ी तो हैं हेल्थ वर्कर्स, लेकिन इनको मालूम रहता है कि गांव महिलाओं की स्थिति क्या है, महिलाओं के ग्रुप्स की स्थिति क्या है, और किस ग्रुप में कौन सी महिलाएं एक्टिव है। So at times you also need to reach out to people who are completely not related to your project.
उसके बाद आप एक सेट ऑफ लोगों से अगर जब दोस्ती हो गई तो नेक्स्ट लेवल कम्युनिटी तक आप अपने बारे में, अपने प्रोजेक्ट के बारे में, अपने कंपनी के बारे में जो बातें हैं वो कैसे पहुंचाएंगे। उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप स्नो बॉलिंग प्रोसेस में जाएंगे लोगों से रिश्ता बढ़ाने में। सपोज आपसे दोस्ती हो गई वीएलओ की, वीएलओ ने आपको मिलवाया 4 और लोगों से, इन चारों लोगों के साथ भी आपका उठना बैठना शुरू हुआ, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों। इसके बाद इन लोगों के यहाँ जो आ रहे हैं उनसे आप तक जान पहचान हो, मतलब आप 1 से शुरू किए, 4 पे पहुंचे, फिर 4 से हो सकता है 6 लोग पे जाएंगे, और हर स्टेज में आप पुराने वाले जो स्टेज में लोग हैं उनके थ्रू नेक्स्ट स्टेज पे जा रहे हैं। मतलब 4 लोग को जानने से पहले आपने वीएलओ को जाना, और वीएलओ को जानने से पहले आपने ब्लॉक में पता किया कि उस गांव में वीएलओ कौन है। ठीक है, तो इस तरह से प्रोसेस आपका स्टार्ट होगा, जिसको आमतौर पर कहते हैं स्नोबॉल। और फिर आप रेगुलर उनके साथ मीटिंग्स करेंगे, इनफॉर्मल डिस्कशंस भी करेंगे, फिर जाके धीरे धीरे जो पहला स्टेज है ग्रुप मोबिलाइजेशन स्टेज, उस जगह पे ये आपको अप्लाई करते रहना होगा रेगुलरली। ऐसा नहीं कि दोस्ती हो गई तो आप चाय वाय का बात करना बंद कर दिए, नहीं। आपको ये समझना होगा कि गांव की कम्युनिटी उस तरह से अपना लाइफ लीड करती है, तो जैसा वहां का लोगों का रहने सहने का तरीका है उस तरह से आपको भी रहना होगा। वहां पे लोग अपना काम करते हैं और साथ में 4 लोगों के साथ बैठ के लंबे समय तक बात भी करते हैं, चाय नाश्ता ये सब के। तो आप उससे परहेज इस मत कीजिए ये सोच के कि भाई हम तो काम से काम तक मतलब रखते हैं, इतना ही है। वो भी आपका काम है, क्योंकि अगर आप उनके साथ उस तरीके से नहीं इंटरेक्ट करते हैं तो आपके लिए बहुत मुश्किल है कि आप उनका पार्ट बन सकिए, कम्युनिटी में आपके लिए ट्रस्ट डेवलप हो सके। चलिए नेक्स्ट स्टेज पे बढ़ते हैं कि जब ग्रुप लर्निंग फेज में चला जाता है, लर्निंग फेज में चला जाता है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि पहला तो लर्निंग उसका स्टार्ट होगा कि कंसेप्ट क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप और क्लस्टर डेवलपमेंट। ये ग्रुप मोबिलाइजेशन के ही फेज से स्टार्ट हो जा रहा है और ये लंबे समय तक चलेगा। मतलब एक ही चीज जो क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, एंटरप्रेन्योरशिप है, ये आपको बार बार करना है। सो व्हाट आर द थिंग्स दैट हेल्प्स यू इन डूइंग सच एक्टिविटी? पहला, ट्रेनिंग तो जरूरी है ही। ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किए बिना आप ये कर नहीं सकते। और 2 ट्रेनिंग के बीच में आपको मीटिंग्स भी रखने होंगे जिसमें आप कोचिंग प्रोवाइड कीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपने पहला दिन ट्रेनिंग लिया कि एमएसएमई के बारे में और स्कीम के बारे में, और सेकंड दिन आपने ट्रेनिंग लिया कि ग्रुप क्या होता है, क्लस्टर क्या होता है। थर्ड दिन आपने ट्रेनिंग लिया, मंथ में 3 ऑर्गेनाइज किया था ट्रेनिंग। थर्ड ट्रेनिंग में आपने लिया कि क्लस्टर काम कैसे करता है और क्लस्टर को लेके अलग अलग तरह के एमएसएमई के क्या प्रावधान है, जैसे सॉफ्ट इंटरवेंशन में क्या सपोर्ट है ट्रेनिंग्स वगैरह के लिए, हार्ड इंटरवेंशन में किस तरह के सपोर्ट है, जैसे कॉमन फैसिलिटी सेंटर वाला बिल्डिंग बनाने के लिए। तो थर्ड मीटिंग आपने ट्रेनिंग ये ऑर्गेनाइज किया। अब ये 2 ट्रेनिंग के बीच में सेकंड और थर्ड, मतलब सेकंड ट्रेनिंग था कि क्लस्टर क्या होता है, ग्रुप क्या होता है, और थर्ड ट्रेनिंग था कि क्लस्टर काम किस तरह से करता है। इन दोनों के बीच में अगर उनको कुछ डाउट हो रहा है तो उसके लिए आपको बीच में रेगुलर मीटिंग्स भी रखना चाहिए, ताकि नेक्स्ट ट्रेनिंग से पहले आपका सेकंड जो भी ट्रेनिंग हुआ है, थर्ड ट्रेनिंग से पहले सेकंड ट्रेनिंग में जो भी बातें हुई हैं वो थर्ड ट्रेनिंग से पहले क्लियर हो जाए। इसलिए ट्रेनिंग्स के साथ साथ बीच बीच में
2 ट्रेनिंग्स के बीच में आपको रेगुलर मीटिंग्स रखने होंगी जहां आप उनको कोचिंग दीजिए सेम चीज के ऊपर, ताकि क्लैरिटी आए ट्रेनिंग्स में बताए गए चीजों को। इसके बाद पीआरए एक एक्सरसाइज यानी पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल, ये एक एक्सरसाइज है जहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। सपोज जैसे आपको सिखाना है कि क्लस्टर काम क्या करेगा, क्योंकि क्लस्टर तो एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री को लेके काम करेगा, तो आप रिसोर्स मैपिंग जैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं, मार्केट मैपिंग जैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये समझने के लिए कि आपके पास क्या क्या रिसोर्स है, और ये समझने के लिए कि उन रिसोर्स को इस्तेमाल करके क्या क्या ऐसे मेरे मार्केट्स हैं जहां हम जाके सामान बना सकते हैं, बेच सकते हैं, क्या क्या ऐसे मार्केट्स हैं जिनको यूटिलाइज किया जा सकता है। तो इस तरह के एक्सरसाइज आप रेगुलरली करा सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन, बहुत बार चीजें मौखिक तरीके से नहीं समझ में आती हैं, मीटिंग्स बार बार करके भी नहीं समझ में आती है, मैप वैप बनाने जैसे एक्सरसाइज से भी नहीं समझ में आती है, तो आप डेमोन्स्ट्रेशन कर सकते हैं। सपोज जैसे आप बोल रहे हैं कि मॉडर्न एग्रीकल्चर का क्लस्टर रहेगा, अब मॉडर्न एग्रीकल्चर के ऊपर आप बहुत सारी चीजें समझा रहे हैं कि रिसोर्स ये चाहिए, पर वो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर कर रहा है और उस तरह का चीज पहले देखा नहीं है, तो उसको समझ ही में नहीं आएगा आपका बात। तो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए या तो आपके पास अगर डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर है, या सरकार के इंस्टीट्यूशन कोई ऐसा है जो कि डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता है, या आपके पास खुद का प्रिपेयर्ड अगर डेमोन्स्ट्रेशन सेंटर है तो वहां विजिट आप करा सकते हैं, या किसी प्राइवेट डेमोन्स्ट्रेशन पे विजिट करा सकते हैं। अगर ये सारी कुछ अवेलेबल नहीं है, देन यू कैन लुक फॉर वीडियोज। आप पब्लिक फोरम पे वीडियोज देख सकते हैं, जिस वीडियो को देख के वो डेमोन्स्ट्रेशन जैसा काम हो, ये समझ में आए कि मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ एग्रीकल्चर है क्या। इसके बाद धीरे धीरे आप एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स सिखाइएगा, जैसे उसको आप सिखाइएगा कि मार्केटिंग क्या होता है, आप अपने ग्रुप को सिखाइएगा कि अकाउंटिंग कैसे करते हैं, प्राइस कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट को बनाने में क्या क्या डिसीजंस लेने होते हैं। सो यू विल स्टार्ट प्रोवाइडिंग देम एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स। तो इसको सिखाने के लिए सबसे पहला चीज जरूरी ये ध्यान रखना है दैट दे नीड टू हैव अ एनेबलिंग एनवायरनमेंट। एक सही वातावरण उनके पास होना चाहिए ऐसे गुणों को सीखने के लिए जो कि छोटे छोटे जगह अप्लाई होना है, जैसे मार्केटिंग, जैसे अकाउंटिंग। ये वातावरण कैसा होना चाहिए? ये वातावरण ऐसा होना चाहिए जहां वो गलती कर सकें, जहां वो खुलकर गलती कर सकें। सो जब इस तरह के एनवायरनमेंट प्रोवाइड होंगे, फिर आप उनको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दे सकते हैं। सो दे कैन स्टार्ट taking care of their responsibilities, learning it, relearning it, और उसके बाद वो गलती कर करके सीखें। साथ में आप यूज क्या कर सकते हैं कंसेप्ट्स को और डेवलप करने के लिए? वही ऑडियो विजुअल्स, प्रिंट और विजुअल मीडिया, या छोटे छोटे गेम्स, फॉर एग्जाम्पल आपको 4 P's ऑफ मार्केटिंग समझानी है। अब 4 P's ऑफ मार्केटिंग को समझाने के लिए आप प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं, अगर गांव में प्रोजेक्टर है। अगर गांव में प्रोजेक्टर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि गांव में जो न्यूज़पेपर आता है, उस न्यूज़पेपर से जो उसमें एडवर्टीजमेंट निकलते हैं, वैसे एडवर्टीजमेंट्स को कट कर लीजिए, छोटे छोटे ग्रुप्स में बांटिए, ग्रुप्स के साथ उस एडवर्टीजमेंट्स को लेकर डिस्कस कीजिए कि उसमें 4P कहाँ आ रहा है, प्रोडक्ट कैसा है, कितने जगहों पे बिकता है, उसका प्रमोशन कैसे किया जा रहा है। तो इस तरह की बातें आप कर सकते हैं, और गेम्स भी कर सकते हैं। तो ध्यान रहे कि जैसा भी आपका ग्रुप का बिहेवियर है, जो कि कल हमने डिस्कस किया, जैसा भी उसका सीखने का टेंडेंसी है,
उसके हिसाब से आपको अलग अलग तरह का एनवायरनमेंट देना होगा, अलग अलग तरह का टूल्स और एप्लीकेशंस यूज करना होगा। वो चाहे एंटरप्रेन्योरशिप एंड क्लस्टर डेवलपमेंट के बारे में सिखाइए, और एल्स यू गो फॉर टीचिंग देम एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स एंड डेवलपिंग द सेम। ठीक है, so for today we'll end this session at this juncture, because from tomorrow onwards we will get into subjects that help us develop entrepreneurial skills. So we will start with marketing. कल हम शुरू करेंगे मार्केटिंग को समझने के लिए कि मार्केटिंग आखिर है क्या। तो धीरे धीरे हम ये समझ लिए कि ग्रुप क्या होता है, क्लस्टर क्या होता है, जीविका का ये एक प्रोग्राम किस तरह से है, और इसमें एमएसएमई के केस में क्या अलग है। इसके साथ साथ फिर हमने सीखा कि एक क्लस्टर काम किस तरह से करता है, सेंट्रल यूनिट गाइड कैसे करता है, और बाकी के जो लोग हैं, जो आसपास के ग्रुप्स हैं अलग अलग गांव के, वो उसमें काम कैसे करते हैं। फिर हमने जाना कि रूरल लाइफस्टाइल जो है वो कैसे कुछ कुछ ऐसे गुणों को विकास करने में मदद करता है जो कि एक एंटरप्रेन्योरियल के लिए जरूरी है। एक उद्योगपति जिसको बनना है या खुद उद्योगपति है उसके लिए जरूरी है या पहले से होता है। और साथ में हमने ये भी सीखा कि अलग अलग स्टेजेस पे हम क्या टूल्स, क्या मीडियम्स का यूज कर सकते हैं ग्रुप को डेवलप करने में, ग्रुप को मोबिलाइज करने में, जैसे रैपो बिल्डिंग है। उसके बाद ग्रुप को एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स सिखाने में, अलग अलग सब्जेक्ट सिखाने में हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। और इसका उदाहरण, एग्जाम्पल, एक फॉर्म हम कल से सीखेंगे मार्केटिंग से। So we will get into the subject of marketing, then we will get into the subject of deciding the price of the product, and then we will gradually move into preparing a full-fledged business plan for the group. So we will end this session here itself. I hope you like this session. I hope you will follow this particular session tomorrow as well at this same feed at this same time. Till then, stay safe, stay at home and enjoy the time with your family. घर पे रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार वालों के साथ ये समय सुख के साथ बिताएं, और हमारे इस सेशन को सपोर्ट करें, ज्वाइन करें, और बाकी लोगों को भी बताएं जो इस बारे में जानना चाहते हैं। हम इसी समय इसी फीड पे कल भी मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।